नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी आज पूरा मूड बनाकर आए थे कि सदन में राहुल गांधी को धो देना है, पूरी तरह से धो देना है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, राहुल गांधी को धोने की जगह उल्टा मोदी की धुलाई कर दी आज विपक्ष ने। आज पहली बार विपक्ष ने 2.5 घंटे तक, जी हाँ, 4 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक मोदी को एक तरह से घेर लिया और बोलने नहीं दिया। मोदी जब जब बोलने की कोशिश करते तो विपक्ष कभी नारेबाजी करता, उनको तानाशाह कहता, कभी कहता कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, कभी कहता कि मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, और मोदी जी को आखिर में हेडफोन लगाना पड़ा, तब मोदी जी बोल पाए। उधर जो स्पीकर है, स्पीकर ने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरह से विपक्ष को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये 2014 और 19 का विपक्ष नहीं है, ये पिछले 10 सालों में सबसे मजबूत विपक्ष है। और शायद इसीलिए स्पीकर भी सरेंडर कर गए। अब विपक्ष के घेराव से, नारेबाजी से कहीं ना कहीं मोदी तिलमिला गए, और इस तिलमिलाहट के बीच मोदी ने राहुल गांधी को टारगेट किया। उन्होंने राहुल गांधी पर निजी हमले शुरू कर दिए। राहुल गांधी पर वो लतीफ़ा सुनाने लगे, किस्से सुनाने लगे, चुटकुले सुनाने लगे, और चुटकुले सुनाते सुनाते मोदी जी फिल्मों की मिमिक्री करने लगे। मोदी जी ने आज सदन को एक तरह से लाफ्टर शो में तब्दील कर दिया। शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी मोरल भी तेरी तो है ना। अब मोदी जी शोले फिल्म की मिमिक्री करते रहे। उनको लगा कि शायद विपक्ष नरम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, वापस कुर्सी पर बैठ जाएगा जाके अपने, और फिर मोदी जी को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष उनको मणिपुर पे घेरता रहा, विपक्ष उनको नीट पे पर्चा लीक पर घेरता रहा, विपक्ष उनको अग्निवीर पर घेरता रहा। विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं, हर सवाल पर आप झूठ बोल रहे हैं। और जाहिर तौर पर मोदी कहीं ना कहीं आपा खो बैठे। हालांकि जल्दी वो आपा खोते नहीं, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने सीधे विपक्ष के इकोसिस्टम को सदन से वार्निंग दे दी, चेतावनी दे दी। इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। अब दोस्तों, मोदी जी इस 2.5 घंटे के भाषण में आज काफ़ी डिस्टर्ब रहे। बीच बीच में पानी पीते रहे, तिलमिलाए भी थे, बौखलाए भी थे, कभी लतीफ़ा सुनाते तो कभी धमकी देते, वार्निंग देते। और आखिर में जब उन्होंने भाषण खत्म किया तो मोदी जी ने कहा कि मैं वही मोदी हूँ, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। यानी वो कहना चाह रहे थे कि जो मोदी 2014 में था, 19 में था, वही मोदी 2024 में। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या मोदी जी को इस बात का एहसास नहीं है कि आज उनके पास 303 सांसद नहीं हैं, आज उनके पास 272 सांसद भी नहीं है, वो बहुमत से बहुत नीचे हैं। आज उनके पास सिर्फ 240 की संख्या है, और उनकी जो सरकार है वो बैसाखियों पे चल रही है, किसी और के बैसाखियों पे चल रही है, नीतीश के और नायडू के। एक तरफ नीतीश की बैसाखी है, दूसरी तरफ नायडू बाबू की बैसाखी है, और इसमें से एक बैसाखी भी जरा सी हटी तो मोदी जी इस सरकार को लेकर 2 कदम आगे नहीं चल सकते। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी को इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का इल्म नहीं है कि वो अल्पमत में है, या उनकी जो सत्ता का जो नशा है वो खुमारी अब तक नहीं उतरी, अब तक खुमारी उतरी नहीं है, या यूं कहें ये मोदी जी का मिजाज है, अ बॉर्न डिक्टेटर। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या मोदी जी वाकई इस सरकार को 5 साल तक खींच के ले जाएंगे, या ये सरकार वाकई नीतीश और नायडू के रहमो करम पर है। हर दिन एक फ्रेश लीज है, हर दिन उनको उसी बैसाखियों पर टिक कर आगे बढ़ना है। क्या मोदी जी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है? और क्या नीतीश और नायडू भी अभी भी खामोश हैं? मौके पर आने पर कार्ड खोलेंगे, पत्ते खोलेंगे। और बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि सबको इंतज़ार 3 महीने बाद
महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसका इंतज़ार है। अब ये जो इंतज़ार है ये बीजेपी को भी है, बीजेपी के अंदर भी कई लोग बैठे हैं जो मौके की तलाश में, आरएसएस को भी इंतज़ार है इन नतीजों का, इन चुनाव के नतीजों का, विपक्ष को भी है और नीतीश और नायडू को भी है कि मोदी थोड़ा सा कमज़ोर हों तो अपनी बार्गेन पावर, अपनी डिमांड और बढ़ाए नीतीश कुमार, और अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सरकार कभी भी गिर सकती है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल है मोदी जी की आज की जो स्पीच है, अगर इसको थोड़ा सा अलग करके हम देखें तो एक बड़ा सवाल है कि क्या मोदी मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं, भले वो एहसास नहीं कर रहे हैं, भले वो मिमिक्री करके चुटकुले और लतीफ़े सुनाकर वो ये दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, वो वही मोदी हैं जो 2019 और 14 में थे, ऐसा वो शो कर रहे हैं। लेकिन क्या भीतर से मोदी बहुत कमज़ोर हैं? एक बड़ा सवाल है। आज 3 खास मेहमान हैं। उमाकांत लखेड़ा वो आज के शो में हैं, उनको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि 1988 से लोकसभा देख रहे हैं, मोदी जी को भी जानते हैं, शाह को भी जानते हैं, नायडू से काफ़ी उनके इंटरेक्शंस रहे हैं, नीतीश से रहे हैं, कांग्रेस को भी कवर किया है 1988 टू 2024, आज भी वो पार्लियामेंट कवर करते हैं। तो हमारा सौभाग्य कि उमाकांत लखेड़ा हैं। प्रोफेसर रविकांत होंगे, आपको उनकी भी एनालिसिस सुननी चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, और पार्लियामेंट का जो डेटा है, जहाँ तक डेटा की बात है उस पर आप अभिषेक कुमार भी हमारे साथ होंगे। कुल मिलाकर ये जो पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इनको आपको सुनना चाहिए। एक सेकंड ओपिनियन लीजिए कि मोदी वाकई खुमारी में है, नशे में है सत्ता के, या भीतर से खेल कुछ और हो रहा है, कमज़ोर हैं, बैसाखियों पर हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। लखेड़ा साहब, मेरा सवाल यह है कि मोदी से जो उम्मीद थी विपक्ष को कि आज बहुत से ज्वलंत बर्निंग इश्यूज पर वो बोलेंगे, लेकिन वो आज शोले फिल्म की मौसी के डायलॉग सुना रहे थे। आप क्या मोदी जी की खुमारी अभी नहीं उतरी है? क्या उनको लग रहा है अभी भी 303 सांसदों के साथ प्रचंड बहुमत में है? क्या वो नीतीश और नायडू की बैसाखी भूल गए? क्या मोदी साहब को एहसास नहीं है कि वो अल्पमत में है? नहीं, उनको वो एहसास, उनको सारा कुछ है, लेकिन वो ऐसा जताना चाहते हैं कि उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी सेहत में अपोजिशन का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जिस तरह से उनकी भाव भंगिमा बता रही थी कि वो बहुत डरे हुए हैं, बड़े बचाव की मुद्रा में है। और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि उनका जो भाषण था, किसी भी भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष होता है या मंडल का नेता है, डिवीजन हेडक्वार्टर 3-4 जिलों का जो मंडल होता है, उस मंडल के जो युवा कार्यकर्ता 20-24 साल का, उससे बढ़कर के आईक्यू था ही नहीं उनके भाषण में। और दूसरी बात है कि ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री के पास कहने को कुछ है ही नहीं। इसलिए कहने को कुछ है नहीं कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, उन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी ऐसा समाधान कहीं नहीं है। वो प्रधानमंत्री इस तरह के ओछे और जिसको कहते हैं ना, इस तरह के घटिया दर्जे के लेवल पर भाषण को ले जाएं जिस पर कोई मतलब कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। लखेड़ा साहब, आपने भी पार्लियामेंट देखी, मुझसे ज्यादा देख रहे हैं आप पार्लियामेंट, बरसों से मैंने भी पार्लियामेंट देखी है, कई प्रधानमंत्री का भाषण मैंने भी कवर किया। लोग प्रधानमंत्री शेरो शायरी तो करते हैं कि कविता, कभी रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुना दी, कभी गालिब का कोई शेर पढ़ दिया, तो कभी इकबाल का शेर पढ़ दिया, लेकिन शोले की मौसी का डायलॉग तो मैंने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुना। ये शोले की मौसी का मतलब क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के पास कहने को कुछ है नहीं। उनके पास सारे जो चीजें थे, सारे तर्कस के तीर खत्म हो चुके हैं। और इससे देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष को, प्रधानमंत्री को रिस्पेक्टफुली उनके भाषण को सुनना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके अपोजिशन पार्टीज को उत्तेजित किया गया स्पीकर के द्वारा, स्पीकर के एक्शन के द्वारा, मंत्रियों के बेवजह की बेवजह की जो खींच रहे हैं। लखेड़ा साहब, जी लखेड़ा साहब, मैं समझ गया, आपका जवाब बहुत कुछ कह गया। आपने कहा कि मोदी के तर्कश में अब कोई तीर नहीं बचा है, उनके पास कोई कुछ कहने की बात नहीं बची है, और जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं बचता है तो आप शोले या शान या मुकद्दर का सिकंदर का आप डायलॉग जो है
उसकी मिमिक्री करते हैं लाफ्टर शो की तरह। खैर दुर्भाग्यपूर्ण है ये शोले की मौसी आज क्यों आई और मोदी से हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं जरा प्रोफेसर साहब के पास चलूंगा। प्रोफेसर साहब, मोदी जी चलिए शोले की मिमिक्री करते रहे, राहुल गांधी को बाल बुद्धि कहते रहे, उन्होंने कई लतीफे भी सुनाए, कई किस्से भी सुनाए उन्होंने उस शोरगुल के बीच में, लेकिन आखिर में मोदी ने कहा कि चाहे विपक्ष जितनी हूटिंग कर ले, जितने नारे लगा ले, मेरी घेराबंदी कर दे, लेकिन मैं मोदी हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मोदी मोदी ही है। तो क्या डॉक्टर साहब मोदी जी भूल गए हैं कि उनके अगल बगल बैसाखियां हैं? एक तरफ नीतीश कुमार की बैसाखी है, एक तरफ नायडू बाबू की बैसाखी है, और आज इन बैसाखियों पे चल के ही वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे सदन में। तो क्या ये एहसास उनको नहीं है? एक मदहोशी का आलम है, एक खुमारी चढ़ी हुई अभी भी सत्ता के नशे की। भूल गए कि नायडू उनका साथ दे रहे, नीतीश उनका साथ दे रहे, जरा सा दामन से हाथ छुड़ाएंगे तो मोदी वहीं पर उनकी सरकार गिर जाएगी। दीपक जी, मोदी जी ने शोले फिल्म का डायलॉग जो मौसी वाला बोला, मुझे दूसरा डायलॉग याद आ रहा है। वो डायलॉग गब्बर सिंह का है। कितने आदमी थे? हो 303 नहीं थे, 240। सरदार 2 और यहाँ हालत थी कि सरदार 1, फिर भी बच गया। अब आलम तो ये है कि जो 1 था उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे थे, और ये मदहोशी का आलम तो गब्बर सिंह को भी था। जेल से कूद करके भाग जाना, फरार हो जाना और लोगों को डरा करके रखना, कभी इतना प्रताड़ित करना। मैं एक चीज यहाँ करेक्ट कर दूं, गब्बर सिंह से कहीं ज्यादा जो फरार हो गए थे वो शायद सांबा हैं। मैं उन सांबा का जिक्र नहीं करूंगा, मोदी जी के जो सांबा हैं तड़ी पार वो हुए थे। खैर छोड़िए, आगे आइए हम लोग जी। तो दरअसल वो पूरा माहौल था, वो आपने देखा, एक थके हारे सेनापति का पूरा भाषण चल रहा था। मोदी जी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, उस भाषण में कोई सार नहीं था। वो बदहवासी में राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे, और वो भले ही कहें कि वो बचकाना राहुल गांधी ने बयान दिया, वो भाषणबाजी, लतीफे सुनाए, चुटकुलेबाजी हुई, लेकिन असल में कल से राहुल गांधी के भाषण की चर्चा पूरे देश में बहुत व्यापक पैमाने पर हो रही। तो आप लोगों के दिलों से तो कम से कम नहीं हटा सकते, भले ही कार्रवाई से हटा। और वो जो आपने कहा ना कि आखिरी में मोदी जी बोले कि नहीं साहब मैं मोदी हूं, तो ये होता है, ये तानाशाह की प्रवृत्ति होती है। वो असल में अंदर से डरा होता है तो बाहर डराने की कोशिश करता है। देख लो, फिर ठीक नहीं होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो अंदर से डरा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने चेहरे से जाहिर करना चाह रहा है कि नहीं ये वही मोदी है 303 वाला, ये वही मोदी है जिसके पास सारा सिस्टम उसके हाथ में था, प्रचंड बहुमत था, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ईडी भी है, सीबीआई भी है, और डराना लोगों को, मतलब खुद डरा हुआ व्यक्ति ही तो लोगों को ज्यादा डराता है। तो असल में मोदी जी को एहसास तो है वो, लेकिन वो एहसास दूसरों को ना हो इसके लिए सारा प्रैक्टिस चल रही है। जी असली मुद्दा ये जी, असली मुद्दा। मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आज मोदी जी ने अखिलेश का नाम लिया, सिर्फ एक नेता का नाम लिया, और उन्होंने अखिलेश कहा कि अखिलेश जी जरा ध्यान से सुनिएगा। और फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है ये पैरासाइट है, परिजीवी है, ये साथियों के पीछे बैठ जाती है पीठ पर, और उसके बाद अपने साथियों के बदौलत इसको सीटें मिल जाती है। यानी अकेले जो है अब कांग्रेस नहीं लड़ सकती, उसको किसी समाजवादी पार्टी की जरूरत है। तो क्या वो अखिलेश को अलर्ट कर रहे हैं? क्या वो इंडिया में फूट डाल रहे हैं कि भैया कांग्रेस को छोड़ो, ये आपकी सीटें खा जाएगी उत्तर प्रदेश में? ये क्या मैसेज था? दीपक जी, दरअसल 3 हफ्तों में ही सरकार की नानी याद आने लगी है। अब नानी याद आने लगी है, इसको थोड़ा मैं खुल करके कह दूं, ना से नायडू और नी से नीतीश।
ओहो, तो ये नानी ओहो, सरकार की याद आ रही है 3 हफ्तों में नानी ही। नानी जी, नानी। जी, जी, नायडू नीतीश, क्या बात है साहब, क्या बात है। जी। तो नानी। 3 हफ्तों में जब सरकार की नानी याद आने की नौबत है, ये खुद दूसरे के ऊपर परजीवी बने हुए हैं, तो ये दूसरे को कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी परजीवी है, ये पैरासाइट है। हकीकत ये है कि जिस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसका पहला राष्ट्रपति का संसदीय व्यवस्था में प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो होता है, पहले सदन के पहले सत्र का, उस सरकार के नेता का जो जवाब होता है, उस पर उसे विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर लिया जाता है। उसे एक अघोषित विजन डॉक्यूमेंट माना जाता है कि सरकार जितने दिनों तक चलेगी वही इसका एजेंडा होगा। आज दीपक जी आपको कुछ दिखाई दिया विजन डॉक्यूमेंट? आज क्या था? अंबेडकर की बात, नेहरू की बात, सीताराम केसरी की बात, जगजीवन राम की बात। अरे नौजवानों ने वोट दिया है अगले 20 साल आगे की नीतियां तैयार करने के लिए कि ये देश अगले 20 साल 25 साल तक जो 2047 की बात मोदी जी करते हैं, उसके लिए इनके पास कौन सा विजन डॉक्यूमेंट है? इस देश के नौजवानों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, दलितों के लिए क्या है, पिछड़ों के लिए क्या है, आदिवासियों के लिए क्या है? ये कहीं आपको दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय आरोप प्रत्यारोप के। उधर अखिलेश को अलर्ट करो कि अखिलेश यादव संभल जाइए, ये पैरासाइट। सबसे पहले तो नीतीश कुमार अलर्ट है, आज ही राजभवन चले गए तो बीजेपी वालों के पसीने छूटने लगे। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को 3 हफ्तों में ही नानी याद आ रही है। नानी याद आ गई। और मैं आ रहा हूं, बहुत बड़ी बात आपने कही कि नानी याद आ रही है। मैं जरा लखेड़ा साहब, क्योंकि आप इतने तजुर्बे वाले पत्रकार हैं और लोकसभा के एक्सपर्ट हैं, हिंदुस्तान में आपका उन पत्रकारों में नाम शुमार होता है जो पिछले 35-40 वर्षों से लोकसभा कवर कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि लोकसभा में आपके टाइम के अब पार्लियामेंट्री एमपी बचे होंगे आपके टाइम के। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या नीतीश और नायडू, ये कह रहे हैं नानी याद आ गई, यानी ना से नायडू, नी से नीतीश, क्या एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, नीतीश और नायडू अगर थोड़ा सा छिटक जाए, थोड़ा सा नाराज हो जाए, मोदी जी का कुछ मिजाज भी ऐसा है कि लोग उनसे बहुत ज्यादा दिन खुश नहीं रहते, क्या नीतीश नायडू की बैसाखियों पे वाकई ये सरकार चल रही है? और एक बैसाखी हटी तो क्या मोदी की सरकार गिरी? ये क्या फैक्ट है लखेड़ा साहब? जो कोलिशन राजनीति में जो मैंने देखा है उसको करीब से, तो कोलिशन पॉलिटिक्स में एक फॉर्मूला है, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, कुछ दीजिए, आप हमें क्या दे रहे हैं? आप हमें मंत्री दे रहे हैं, आप हमें संतरी दे रहे हैं, आप हमें स्टेट को पैसा दे रहे हैं। बड़ी मजेदार बात यह है कि इन दोनों को हैंडल करना मोदी सरकार के लिए कठिन इसलिए है कि ये दोनों ही पार्टियां बाय नेचर, बाय बर्थ, ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए से इनसे मेल नहीं खाता है बाय बर्थ। ओहो, इनका जो सपोर्टिंग बेस है वो सपोर्टिंग बेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने स्टेट में, इनको पता है कि अगर हमने अपने कंधे पे भारतीय जनता पार्टी की बारात को बिहार में या आंध्र प्रदेश में ज्यादा जिले पार कराए, तो एक दिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसी तरह हमको निकलेगी जिस तरह से उड़ीसा में नवीन पटनायक की पूरी सरकार निकल गई। बात इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात कि ये सुविधा के लिए गए हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको कुछ पैसा चाहिए, उनको साधन चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको मुकदमे वगैरह जो उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे ठीक करवाने हैं। राज्य में जो सरकार उनकी है उन मुकदमों को अगर वापस लेते हैं तो होम मिनिस्ट्री का भी इंडोर्समेंट चाहिए, उसमें होम मिनिस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस में लेना है उनको। ऐसे ही नीतीश कुमार को उनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को ये तय करना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो एनडीए के साथ लड़ेंगे तो उसकी कीमत चाहिए उनको अपनी शर्तों पर। क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने से 1 इंच से भी इधर उधर किया तो उसी समय नीतीश कुमार इस सरकार से नाता तोड़ देंगे। आपने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही। आपने कहा कि नीतीश और नायडू दोनों शातिर खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, और इनका जो डीएनए है वो ये जाहिर करता है कि बहुत लंबी दूरी से के घोड़े नहीं है ये।
और आप एक चीज और कह रहे हैं कि नायडू बाबू और नीतीश कुमार दोनों के वोट बैंक में मुसलमान कहीं ना कहीं है, इसलिए हो सकता है कि आगे पीछे ये साथ छोड़ दे। प्रोफेसर साहब, जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि आगे पीछे कभी भी 6 महीने बाद 7 महीने बाद कहीं पर डील बनाने में कहीं कुछ गड़बड़ हुई, अमित शाह ने कहीं टांग अड़ा दी या मोदी ने टांग अड़ा दी, तो नीतीश और नायडू छोड़ सकते। क्या आपको लगता है कि मोदी की जो सरकार है, अगर नीतीश और नायडू इनके पास से खिसके तो ये ताश के पत्तों की तरह सरकार गिरेगी या फिर तोड़फोड़ हम करेंगे ये लोग? नहीं नहीं, देखिए मोदी जी उतने ही शातिर खिलाड़ी हैं जितने नीतीश और नायडू हैं। और आज जो मोदी जी ने जिस तरह से बोला भी है कि तो जाहिर तौर पर उनकी नजरें होंगी कुछ जो निर्दलीय हैं उनके ऊपर, और कुछ नीतीश के अपने भीतर भी। अब संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उसका अपना मतलब क्या है। चंद्रबाबू नायडू का खैर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो मुझे लगता है, लेकिन नीतीश बाबू का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा, तो इसमें कोई दुराय नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने भी तय कर लिया होगा। और अमित शाह तो इसी काम के लिए है, उनकी पहचान ही इसी से है, सरकार बनाना, तोड़ना, विधायक खरीदना, डराना, ईडी सीबीआई है, सब कुछ है। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसमें नरेंद्र मोदी अपना वो भी हथकंडा चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बार विपक्ष 230 के ऊपर है। यहां से जो खेल है कि इस बार वो डर काम नहीं करेगा, और यहां भी पूरी तरीके से मुस्तैदी है। तो ऐसे में जी विपक्ष जितना मजबूत है वो तो हमने आज देखा कि मोदी जी को बोलने ही नहीं दिया, और मोदी जी फिर खुद से बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने कान में हेडफोन लगा लिया कि बाहरी शोर ना सुनाई पड़े, और स्पीकर की मजबूरी थी कि मोदी को मौका देना था। एक सवाल यहां अभिषेक आपसे पूछूंगा, मोदी जी 240 पे खड़े हैं, यानी बहुमत से 32 सांसद उनके पास कम हैं। अगर इस 32 में से, अगर मान लीजिए कि इस 32 में से अगर नीतीश निकल गए, 12 और कम हो गए, या नायडू के 16 कम हो गए, तो क्या मोदी के पास कोई गिनती है, कोई गणित है कहीं से और पार्टी तोड़ने की, या कहीं पर भी उनको आपको नंबर नहीं दिख रहे? क्योंकि वो टीएमसी तोड़ नहीं सकते, अखिलेश यादव की इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सांसद हैं, 37 सांसद, वो तोड़ नहीं सकते। 99 सांसदों की पार्टी टूटेगी नहीं, सारी पार्टियां बड़ी हैं। तो क्या अगर नीतीश निकले या मोदी की गिनती गड़बड़ाई, तो क्या कोई इस तरह का कोई पार्टी है जो उनको समर्थन दे सकती है? क्या उनकी सरकार चल सकती है, या नंबर गेम नहीं हो सकता? 1 मिनट में मैं जवाब चाहता हूं। दीपक जी, अगर ऐसी कोई गिनती होती तो आज अखिलेश यादव को चेताने की नौबत नहीं आती। ये सरकार की हताशा का, बीजेपी की हताशा का परिणाम है कि अखिलेश यादव को यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस से संभल जाएंगे। और जहां तक नंबर गेम की आपने बात की, लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है, ज्यादा महत्व होता है। तो उस नंबर गेम में इंडिया गठबंधन ही मत देखिए, बल्कि जो कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकते उन सांसदों की संख्या 245 के आसपास है। विपक्ष को 28-30 की ही जरूरत है, और वो नंबर बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि नानी याद आ रही है, और नानी याद करते रहने की जरूरत भी है। यानी नायडू और नीतीश को याद करते रहने की जरूरत है। और इनका क्या है, इनको जहां से बेटर डील मिलेगी वहां चले जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू क्या वो दिन भूल जाएंगे जब उन्हें जेल जाना पड़ा था? नीतीश कुमार क्या वो दिन भूल जाएंगे जब साजिश के तहत उनकी पार्टी को 43 पर लाया गया? कोई नहीं भूल सकता कि बीजेपी की नीयत क्या है। और सदन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, सदन को चलाना चाहती है, वो भी सभी देख रहे हैं कि जिसमें एक भी अनपार्लियामेंटेरियन वर्ड नहीं है, उसमें उसको भी एक्सपंज किया जा रहा है कि वो भी नेता प्रतिपक्ष की स्पीच से, लीडर ऑफ अपोजिशन की स्पीच से जब भाषण हटाया जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रवैया वही है, रवायत वही है, लेकिन उस रवायत को इस संसद की अनुमति नहीं। नहीं, सही कह रहे हैं। बेमेल की शादी है नायडू और नीतीश के साथ। कहीं ना कहीं जहन नहीं मिलते, मिजाज नहीं मिलते, राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती, बहुत सी असामान्यताएं हैं नीतीश, नायडू और मोदी के बीच में, और इसलिए कभी भी सरकार के साथ कुछ हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, और बहुत संक्षेप में जवाब लखेड़ा साहब चाहूंगा। आपको लगता है कि चलिए इस बार का सत्र निकल गया, बजट सत्र भी निकल जाएगा,
आने वाले 3-4 महीने के बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की हालत भी खराब है। क्या 4-5 महीने बाद लखेड़ा साहब आपको लगता है कि खटपट शुरू होगी? ये जो बेमेल की शादी है, इसमें खटपट हो सकती है नीतीश के साथ, नायडू के साथ, इस तरह का कुछ हो सकता है? मोदी सरकार के सामने जो समस्याओं का जो पिटारा है और आफत का जो पिटारा है, वो एक तरफ से नहीं है, वो कोई केवल अपोजिशन पार्टीज की तरफ से नहीं है। जो आफत आने वाली है राज्यों में, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी, तो सबसे बड़ी आफत विद इन भारतीय जनता पार्टी खड़ी होने वाली है। और वो जो लावा है, वो जो ज्वालामुखी है, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष भड़क रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब मोदी में वोट खींचने की क्षमता खत्म हो जाएगी या खत्म होती जाएगी, और ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन विधानसभा चुनावों से ये साबित हो जाएगा कि अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि मोदी को पीछे रखो तो वोट मिलेंगे। तो वो नौबत या मोदी को पीछे रख के वोट पड़ेंगे, मोदी को सामने मत रखो, मोदी को सामने रखो तो वोट हार जाएंगे। जैसे कल राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ रहे होते तो क्या होता उनका, तो वही हालत होने वाली है कि अगर मोदी को प्रोजेक्ट करोगे, मोदी का पोस्टर लगाओगे तो आप हारोगे। वो नौबत आने वाली है। और आज हमने देखा भी, आज मुंबई में पोस्टर लगे, मैं देख रहा था, एकनाथ शिंदे का पोस्टर लगा है, जिसमें पहले मोदी बहुत बड़े होते थे, आज मोदी बहुत छोटे हैं। एकनाथ शिंदे की बड़ी तस्वीर है, बाकी नेताओं की है। एक बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही, उन्होंने कहा ये जो 3 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, तीनों जगह बहुत टफ फाइट है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में कुछ उल्टा सीधा नतीजा निकला, क्योंकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस तीनों मिलकर बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। हरियाणा में भी स्थिति बहुत पक्ष में नहीं है भाजपा के, और हेमंत सोरेन के छूटने के बाद आदिवासी सेंटिमेंट्स जिस तरह से झारखंड में जागृत हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती मोदी के लिए। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर मोदी वोट नहीं दिला पाए अपने चेहरे पर, तो मोदी जी की उल्टी गिनती वहीं शुरू हो सकती है, और ऐसे में नीतीश नायडू हावी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर 240 पर मोदी हैं, 32 सांसदों की जरूरत है, और बहुत सी चुनौतियां हैं चारों तरफ, ये लखेड़ा साहब का कहना है। आने वाले दिन वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। अभिषेक आप आए, लखेड़ा साहब आप आए, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ कुछ देर पहले थे। आप तीनों की बेबाकी को सलाम, जिस तरह से आप चीजों को सामने रखते हैं आज के दौर में, खुलकर बोलते हैं, मुझे लगता है कि सुनने वाले इसीलिए आप लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं कि भाई लखेड़ा साहब को लाइए, अभिषेक को लाइए, रविकांत जी को लाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।